नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आज बिहार की बात में बात करेंगे हम बिहार में रोजगार और पलायन पर नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे उन पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम विषयों पर फैसला लिया गया। वो मुद्दे, वो एजेंडे क्या हैं और उनका प्रभाव कितना हो सकता है, और पिछली सरकार में जो काम किया गया नीतीश के द्वारा पिछले 20 सालों में, उन सबसे अलग क्या अब करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो पिछले कार्यकालों में 50 लाख नौकरियां दिए हैं और अभी 1 करोड़ नौकरी की ओर जाने वाले हैं। क्या वाकई में नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी दे पाएंगे? क्या बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत कर पाएंगे? क्या व्यापार के जो मार्ग हैं उस तरीके से खुलेंगे? फिर बात जब आएगी तो बात यह भी आएगी कि पलायन, रोजगार के मुद्दे, क्या प्रशांत किशोर या विपक्ष के तमाम जो आवाज थे उन मुद्दों को भी नीतीश कुमार अपने मुद्दों में शामिल करेंगे और कितनी ताकत के साथ शामिल करेंगे। तो पहले हम नीतीश कुमार के मुख्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत, उनका संबोधन सुनेंगे, उनका सुनेंगे बयान कि वो क्या लक्ष्य रख के काम कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में इस क्षेत्र में कुछ बड़ा वो करने वाले हैं, और खासतौर से रोजगार, क्योंकि बिहार में बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि इन सब मुद्दों पे बात हो और चर्चा हो। कहीं ना कहीं वो चीजें दिखी। तो प्रत्यय अमृत क्या बोल रहे हैं, फिर हम पूरा विमर्श को समझेंगे कि बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है, और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है और एक निश्चित समय सीमा अंतर्गत 6 माह के अंदर में यह रिपोर्ट प्राप्त करके और फिर काम को प्रारंभ किया जाएगा। जो दूसरा एजेंडा है वो बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस को अगले 5 साल में करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरे स्टेट में, हर जिले में इस काम को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए भी पुनः एक समिति का गठन की स्वीकृति दी गई है। और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बिहार के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अगला एजेंडा है, इन लोगों की मदद हम लोग लेंगे, और जो समिति का गठन किया जा रहा है उसमें ये लोग भी रहेंगे, और इन लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि इनके जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ हम लोग भी लें। और यह लक्ष्य है कि बिहार के बाहर जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको बिहार के अंदर में लाया जाए। तो नीतीश कुमार के सचिव बोल रहे हैं कि बिहार में हम बाहर से जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको बिहार में वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके से कहा जाए कि जो बड़े लोग जो पलायन किए हैं उनको लाना और उनके एक्सपीरियंस से नया चीज़ें बिहार को में पैदा करना। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब रोजगार की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, नए शहरों के निर्माण की बात कर रहे हैं, उस बीच ये कहा जा रहा है कि पहले से ही लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए ऋण है, कर्ज है बिहार पे, बहुत सारा कर्ज है, और इस कर्ज के बीच में आय के स्रोत कम है। कई सारी मिलें, जो चीनी मिलों का वादा किया वो पुराने समय में कभी चला करती थी, वो बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। कैसे, कहां से इतना सारा पैसा आएगा? और ऐसी स्थिति में जब एनडीए के संकल्प पत्र में कुछ प्रमुख वादे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए बताया जा रहा है कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त इन कर्ज से अलग पैसों की जरूरत पड़ेगी। इनमें किसानों को सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुफ्त बिजली और दूसरी योजनाएं जो है उन पर काम करना है। तो हम समझेंगे आज के शो में कि क्या चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के सामने, और क्या वाकई में जो पैसा फ्लो जो बांटने की बात कर रहे थे और जो रोजगार देने की बात कर रहे थे वो चीजें पूरी हो पाएंगी कि नहीं। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं।
आज के हमारे शो में रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर। आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, समझाएंगे हमको कि कैसे क्या है सिचुएशन। सर स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर स्वागत है। और फैजान अहमद जी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आकाश जी के पास चलूंगा क्योंकि शायद ये कम समय के लिए आए भी हैं, और शुरुआत करते हैं यहीं से क्योंकि मुद्दा आज का यही है, राजनीति से थोड़ा हटके है। आप जब बिहार को देखते हैं और आप उसके साथ ही और भी कुछ स्टेट्स के इकोनॉमिक्स को जब देखते हैं, उसको समझते हैं, तो बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या दिखती हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल एक दिखा कि एक उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, और पहली बार मतलब कि ऐसा हुआ कि बड़े स्तर पे रोजगार और व्यवसाय, इन सब चीजों पे प्रॉपर बात हो रही है। कैसे आंकते हैं आप? देखिए, मेरा यहाँ पे एनालिसिस ये है, आंकलन ये है कि हम्म, ये जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं हम्म, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, हम्म, इम्प्लीमेंटेबल हैं और ये ऐसी हम्म, हैं जो हो जाएंगी। हम्म, क्योंकि मैंने पहले भी तमाम नेशनल चैनल्स पे कहा था कि हम्म, अगर 1 करोड़ जॉब देनी है तो उसका हम्म, तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाइए और उसको हम्म, साथ लेके आइए। अब ये जो हम्म, अनाउंसमेंट्स है, आप देखिए इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल हम्म, कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी। अब इससे हम्म, जो आभास होता है, बाकी तो क्लैरिफिकेशन तो बिहार की गवर्नमेंट ही देगी। जो हम्म, आभास होता है, जो अंदाजा मुझे एज एन इकोनॉमिस्ट है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर को इनवाइट किया जाएगा। सरकार हम्म, का रोल यहाँ पे क्या होगा? सरकार का रोल यहाँ पे ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, हम्म, यहाँ पे क्लियरेंसेस दी जाएं, यहाँ हम्म, पे हर तरह के कंफर्ट दिए जाए इन्वेस्टर को, क्योंकि अब हम्म, सेमीकंडक्टर हो गया, आईटी हम्म, पार्क हो गया, टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, ये सब चीजें सब जगह प्राइवेट सेक्टर सेट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो हम्म, सबसे पहला टारगेट बिहार से जो पलायन और माइग्रेशन रोकने का है वो अचीव हो जाएगा। हम्म, दूसरा, बिहार में जॉब्स भी जनरेट हो जाएंगी। अगर आप ये बात करें सीधी सीधी कि सरकार 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दे दे, तो एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए जो खर्चा आएगा, आज अगर आप फिस्कल डेफिसिट देखें, उतना पैसा सरकार को अपनी जेब से निकाल के हर महीने देना मुश्किल है। दूसरा, अगर इन हम्म, सब चीजों में इन्वेस्टमेंट भी सरकार ने शुरू कर दी तो उतना पैसा सरकार के पास नहीं है, ऑलरेडी बहुत डेट है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट है। तीसरा, ये सारी चीजें जो है जनरली प्राइवेट सेक्टर करता है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी की चीजें, फिनटेक है, प्राइवेट हम्म, सेक्टर करता है। अब ये जो है सेमीकंडक्टर है, प्राइवेट हम्म, सेक्टर जो है उसमें तो शायद ग्लोबल इन्वेस्टर भी आ जाए, क्योंकि उसमें बड़ी प्रेशियस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चीजें प्रैक्टिकेबल है, हम्म, इंप्लीमेंटेबल है। क्लैरिफाई तो बिहार सरकार ही करेगी, लेकिन जो मेरा हम्म, अंदाजा है ये है कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, ये लोग क्लियरेंसेस दे देंगे, सपोर्ट सिस्टम कर देंगे, इन्वेस्टर्स को ले आएंगे, और फिर मेरे हिसाब से बिहार के युवकों को तो रोजगार चाहिए। रोजगार जी, चाहे एक एमएनसी आके दे, चाहे एक बड़ा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडियन इन्वेस्टर आके दे, चाहे सरकार हम्म, दे, अगर रोजगार मिलता है, माइग्रेशन रुकती है, तो बिल्कुल मेरे सर। हिसाब सर ये से तो सब ठीक है, ये आपने जो कहा कि फाइनली रोजगार ही चाहिए, लेकिन जब मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक अगर समझना चाहेंगे, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि 20 साल अब बाद, अब चूंकि अब आप अगर ये कह रहे हैं कि हम शहरों के लिए ओपन करेंगे कि शहरें डेवलप हों, रोजगार बढ़े तो फैक्ट्रियां बनेंगी, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसी स्थिति में आप अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज में है, 37,000 करोड़ या जो भी चीज़ें कर्ज में है, माइनस में है, ऐसी स्थिति में अगर आप नया बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसमें भी तो आपको पूंजी ही झोंकनी है ना। फाइनली पहले आप पूंजी झोंकेंगे, उसके बाद फिर आपको रोजगार पैदा होगा, उसके बाद आपको पैसा आएगा। तो पहली चुनौती तो ये है, तो ऑलरेडी इनके पास पैसा कहां से आएगा जो साल 2 साल में जब ये पूंजी झोंकेंगे? और ये तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 महीने में कुछ भी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये समिति पहले बनाएंगे 6 महीने में, फिर उस चीज को अवकलन करेंगे, फिर उन सब चीजों पे काम शुरू करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर 8 मिल चालू करना है, नई फैक्ट्रियां चालू करनी है, तो ये तो 4-5 साल ऐसे ही निकल जाएगा। आपका अंकित आकलन जी क्या कहता बहुत है? ही प्रैक्टिकल, अंकित जी हम्म, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है आपने। आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। इससे मुझे जी सर। बहुत कुछ क्लैरिफाई करने को मिल जाएगा। हम्म, अगर एक क्लियर कट पाथ, अगर एक क्लियर कट बिजनेस प्लान लेके ही आगे चलते हैं तो हम्म, पैसा रेज करना इनके लिए दिक्कत नहीं होगी। चाहे फिर वो बैंक से लें, चाहे वो हम्म, बॉन्ड इश्यू करें, और भी स्टेट गवर्नमेंट के पास तरीके होते हैं, चाहे वो जो है पब्लिक डिपॉजिट स्कीम जो एनएससी है, पीपी केवीपी वगैरह है,
वो पैसा भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम का स्टेट गवर्नमेंट के पास ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रीपेमेंट लायबिलिटी होती है। अगर क्लियर कट एक्शन प्लान है, क्यों? वो इसलिए पैसा आ जाएगा क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर की, तो कई तरह के टैक्सेस जनरेट होंगे। टैक्सेस जनरेट होंगे तो सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। तो जब सरकार की कमाई बढ़ जाएगी, तो जो लेंडर है, जो उधार देने वाला होगा अभी, उसको भी क्लियर कट एक्शन प्लान दिखेगा कि भाई जब सरकार की कमाई बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से मेरे पैसे का इंटरेस्ट मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बिज़नेस में क्या होता है, अगर आप एक फैक्ट्री में डालना चाहते हैं एनके जी, अगर आप बैंक को सैटिस्फाई कर देते हैं कि मेरी फैक्ट्री 2 साल बाद इतनी इनकम कर देगी, तो बैंक जो है आपको कर्जा देने को तैयार हो जाएगा। प्रोवाइडेड आप बैंक को सैटिस्फाई कर दें कि मेरे पास ऐसा बिज़नेस प्लान है, ऐसा मॉडल है। फिर या तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसलिए अगर ये अच्छा प्लान ऑफ एक्शन ले आते हैं, तो उसके बाद फंड्स बोरो करना, जो फंड्स बोरो किए हैं उनका इंटरेस्ट पे करना या उनको रीपे करना उतना मुश्किल नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी सी है, प्लानिंग ये बहुत अच्छी की गई है। बिहार सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं। अब बात आ जाती है जो आपके प्रश्न का आखिरी हिस्सा था, दैट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड, इम्प्लीमेंटेशन, हाउ वेल वुड दिस बी इम्प्लीमेंटेड? ये क्वेश्चन मार्क मेरा भी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग कैसी होगी। अब वो बिहार सरकार को करके दिखाना है। प्लान अच्छा है, खाका अच्छा बना लिया है, स्केच अच्छा बना लिया है, प्रैक्टिकल भी है, आज के वक्त को सूट भी करता है, बट दे नीड टू एग्जिबिट इट टू द एंटायर कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड हाउ वेल दे इम्प्लीमेंट इट। इसका क्रियान्वयन जो है वो कितना बढ़िया ये करके दिखाते। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं सही, इन्वेस्टर ले आते हैं, फैक्ट्रियां लग जाती हैं और अल्टीमेटली डूब जाती है, तो बहुत अच्छे। देखिए, मैं खुद समझता हूं, आज एक 30 वर्षीय व्यक्ति है, 2 बच्चे हैं उसके, 2 साल के, एक 4 साल का, उसके लिए दिल को कितना दर्द होता होगा जब वो उन बच्चों को बिहार में छोड़ के दिल्ली, मुंबई या पंजाब नौकरी करने जाता है और उसके 65-70 साल के बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको छोड़ के जब वो 2000 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता है, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता को तो चाहिए जवान बेटा जो उनका ध्यान ठीक है रख सके, आकाश सर, मैं अगर आपसे बीमार है थोड़ा तो उनका समय इलाज और करा सके। चाहूंगा। मैं आपसे थोड़ा और समय चाहूंगा। मैं थोड़ा सा हमारे और जो गेस्ट हैं उनसे एक मैं व्यू ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। राम बंधु जी, आप जब देखते हैं बिहार के परिदृश्य को, चूंकि मैंने जब बिजनेस पे बात आती है, फैक्ट्रियों पे बात आती है और रोजगार पे बात आती है, तो एक चीज है, चुनौतियां हैं कई तरीके से। जैसे ये कहा जाता है कि कई बिजनेस जो है, चूंकि क्राइम, बाढ़ और थोड़ा सा ऐसी स्थितियां हैं जिससे माहौल नहीं मिल पाता है फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिजनेसमैन के आने के लिए। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर इतनी सारी मिलें कैसे हुआ करती थी, कैसे फैक्ट्रियां हुआ करती थी? तो क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं कि इस फील्ड में डेवलप करने पे, रोजगार लाने के रास्ते में? देखिए, जो अभी वादे सरकार कर रही है रोजगार लाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, इसमें सरकार की जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो उस पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने काम का प्रदर्शन करेगी। इसमें 2 ही चैलेंज मुझे लगता है, एक सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को कितना ईमानदार है, और दूसरा जो जो उस अपनी बुनियादी सुविधाओं का दावा कर रही है, वो उसके लिए वो उसकी हकीकत क्या है? मतलब ये जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये पिछली सरकार यानी 2005 की तुलना में आप देखेंगे तो ठीक। बिहार में बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन बिजली सड़क की सुविधा तो वास्तव में बढ़ी है, लेकिन बिजली आपूर्ति और पानी आपूर्ति की जो हकीकत है, क्या हम उतने तैयार हैं कि किसी इन्वेस्टर को आकर्षित कर पाएँ? हाँ, बिल्कुल। लोगों के लिए बेहतर है, 2005 की तुलना में देखेंगे, बिजली भी बहुत बेहतर है, पानी की सुविधाएँ भी है, लेकिन एक इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए ये कितना है? अभी जैसे ही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना आ गई, देखें कि शहरों में भी बिजली कटौती शुरू हो गई। तो क्या सरकार के पास घरेलू उपभोक्ता को देने के लिए बिजली पर्याप्त है? और और फिर वो उद्योग के लिए कहाँ से लाएगी? तो बुनियादी सुविधाएँ कहाँ पे है? और दूसरी बात है कि उनकी इच्छा शक्ति कैसे है? देखिए, इससे पहले भी सरकार ने जो 50 लाख रोजगार की बात कही, उसमें कई इंडस्ट्री भी आई थी, इथेनॉल की इंडस्ट्री आई थी, 47 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है, लेकिन व्यवहार में मात्र 12 ही हैं। बहुत सारी योजनाएँ तो ऋण लेने में, बैंकों से लोन लेने आदि में भी लटकी हुई हैं। बहुत कई ऐसी योजनाएँ हैं जिनको ज़मीन नहीं मिल पाई है। तो और केंद्र सरकार बिहार में 47 एथेनॉल यूनिट को मंजूरी दे दी है।
लगभग 12 या 13 इस योजना अगर मैं सही हूँ तो भी चल रहा है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि सरकार कितना ईमानदार है अपने वादों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, ठीक। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन वितरण की हो जाती है। ज हाँ। अब कहीं भी अगर कोई एनएच बनता है, सड़क बन रहा है या कोई हुँ, अगर इथेनॉल आदि का जो बना, व्यावहारिक तौर हुँ, पे आप देखेंगे तो वहाँ हुँ, किसानों की खेतिहर ज़मीन को लेकर के एक हुँ, अजीब किस्म भूमाफियाओं का एक नेटवर्क शुरू हो जाता है। हुँ, आप किसानों से ज़मीन लेकर के किसी बिज़नेसमैन को या उद्योग को दें, इस बीच हुँ। में एक भूमाफियाओं के लिए बहुत बड़ा एक्सेस बन जाता है। ठीक। आप हर एनएच पे देखिएगा कि जहाँ भी एनएच जिस रास्ते से गुज़रना हो, उसके हुँ, इर्द-गिर्द बहुत सारे सांसदों, बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों की ज़मीन आती हैं, ज़मीन हुँ। खरीदा गया, इस तरह के दावे किए जाते हैं, कितना ठीक है, सच है अगर ये मैं नहीं सरकार जानता हूँ, चाहेगी तो लेकिन इस तरह ज़मीन की बातें आ कब्ज़ा जाती हैं। करना और ये सारी चीज़ें करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आकाश कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, फिर मैं प्रियदर्शी जी के पास चलूँगा। जी। बताइए सर। देखिए हमारे मित्र वत्स साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, बट एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। यहाँ हुँ, ये जो प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जिसे बहुत ज्यादा जमीन चाहिए हो। क्या हुँ, प्लान किया जा रहा है? फिनटेक सिटी। क्या हुँ, प्लान किया जा रहा है? सेमीकंडक्टर हब। ये सारी हुँ, चीजें वो हैं जिनके लिए बहुत कम जमीन चाहिए। अब फिनटेक हुँ, सिटी क्या है? अगर हुँ, आपको एक टावर बनाना है, हुँ, महज 1 एकड़ में फिनटेक सिटी हुँ, बन सकती है। इनमें से हुँ, कोई भी जो मुझे लग रहा है उतना बड़ा प्लांट नहीं है कि कोई स्टील हुँ, प्लांट हो या मोटर कार का प्लांट हो, जिसके लिए कि 1200 एकड़ जमीन चाहिए, 1500 एकड़ जमीन चाहिए। मेरे हुँ, हिसाब से इसके अंदर अच्छी प्लानिंग की गई है। ये सारी ऐसी चीजें हैं। मान लीजिए टेक्नोलॉजी बैकअप सेंटर बनता है, वो क्या हुँ, हुआ? एक तरीके से जो है आपका एक ग्लोबल हब बन गया, कॉल सेंटर हुँ, बन गया। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए। उसके लिए हुँ, आपको सिर्फ एक आइडिया रखना है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाइए। तो मेरे हिसाब से लैंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। जहाँ तक विल ठीक। पावर और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी है, वो रिक्वायर्ड होगी, वो चाहिए। और जहाँ तक क्राइम कंट्रोल, क्राइम तो कंट्रोल करना ही होगा। लेकिन हमारे हुँ, सामने एक एग्जांपल है यूपी। यूपी में भी कुछ हद तक क्राइम था, लेकिन हमने हुँ, देखा है एक सरकार आई जिसके पास हुँ, विल पावर थी, जिसके हुँ, पास इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी थी, क्राइम को काफ़ी हद तक कर्टेल किया गया। अब हुँ, बिहार में भी जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार का हुँ, युवक बहुत टैलेंटेड है, बहुत एंटरप्राइजिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। दिल्ली में हुँ, मेरे बहुत से मित्र बिहार से हैं और हुँ, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। आई हैव लर्न्ड अ हुँ, लॉट फ्रॉम देम। तो बहुत हुँ, ज़रूरी है कि उनके एंटरप्राइज़ को, उनके टैलेंट को, उनकी हुँ, इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए। और ये हुँ, सारी चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। फिनटेक सिटी हो गई, सेमीकंडक्टर हब हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड नहीं ठीक है। सर। हाँ, जी, विल पावर और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी जी, ये तो हुँ, एग्ज़िबिट करनी होगी सरकार को। ठीक है, ठीक है। विल पावर की ज़रूरत है प्रियदर्शी सर। मैं जब बात कर रहा हूँ या हम लोग बात करते हैं कि योजनाओं की और कर्ज की, तो अब किसान सम्मान निधि है, लगभग कहा जा रहा है कि 2,500 करोड़ रुपए इसमें सरकार दे रही है, जो स्टेट अपने तरफ से हेल्प करती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, तो पता चला कि लगभग 10,000 करोड़ के आसपास जा रहा है। मुफ्त बिजली है, अभी इन्होंने लाया है, उसका कर्ज अब इस 5 साल में दिखेगा, जो पिछले अभी चुनाव के टाइम में लाया लॉली कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो एक तरीके से उसका असर अब दिखेगा इन 5 सालों में। फिर स्कूल बच्चों के लिए नाश्ता हो गया, महिला उद्यमी योजना हो गया, रोजगार सृजन हो गया, अन्य योजनाएं हैं। अब रोजगार जो पहली जो योजना है रोजगार सृजन को ही देख लीजिए, तो जीविका दीदी हो गया, फ्री राशन हो गया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आदि हो गया। इतना सारा जो मुफ्त की योजनाएं हैं, और खासतौर से जीविका दीदी, ये 2 लाख रुपए कहां से आएंगे? तो इतना जब कर्ज लेके लोड ऑलरेडी चल रही है सरकार, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये एक शुरुआत है दिखाने के लिए कि हम इस पे काम कर रहे हैं और काम करते करते 5 साल बीत जाए और चीज फिर वही रहे जो 20 साल से हम देख पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका डर जायज़ है, जो हम्म, आप बता रहे हैं कि 5 साल गुज़र जाएगा। एक्चुअली फ्री बीज का लोड बिहार जैसे राज्यों पर बड़ा है, लेकिन हम्म, फिर मैं मानता हूँ कि ये फ्री बीज बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। फ्री बीज अगर नहीं हो, तो हम्म, बिहार की व्यवस्था चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम उद्योग की बात कर रहे हैं, ठीक है कि उद्योग लगना चाहिए, ये बात की बात है, लेकिन सामान्य जीवन जो है, बिहार हम्म, में सबसे ज़्यादा गरीबी है। हम्म, तो गरीबी में सरकार पर निर्भरता ज़्यादा होती है। तो ऐसे हम्म, में फ्री बीज बेहद ज़रूरी है, रेवड़ी बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। और हम्म, ऐसा क्या है फ्री बीज की बात हम्म, होती है, इसमें बुरा भी नहीं है। और तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार सरकार उद्योग तो नहीं लगा पाई आज तक, हम्म, नहीं लगा पाई। 90 के हम्म, दशक में जब औद्योगिक क्रांति हुआ पूरे भारत में एक तरीके से कहिए उदारीकरण आया, उसके हम्म, बाद भी बिहार लगातार पिछड़ता हुआ चला गया।
लगातार पिछड़ता रहा। बीमारू स्टेट में हम्म, मात्र एक राज्य बिहार है बचा हुआ। हम्म, उत्तर प्रदेश इस बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, राजस्थान बाहर निकल गया, उड़ीसा बाहर निकल गया। हम्म, तमाम राज्य जो पहले कहा जाता था एनडीए के सरकार में 2004 के ज़माने में मैंने सुना था बीमारू स्टेट्स, बहुत ये शब्द हम्म, यूज़ होता था। अब कोई सुनता है हम्म, क्या? बीमारू में सिर्फ बी बचा है, बाकी सारे राज्य निकल गए। क्यों निकल गए? हम्म, कैसे निकल गए? उसकी समीक्षा होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि ज़मीन का जोत कम था। भाई साहब नए-नए तरीके बेंगलुरु में शहर में एक शहर ने पूरे कर्नाटक की तकदीर बदल दी। वहाँ तो हम्म, जोत की और समस्या है, छोटे-छोटे हम्म, टुकड़े हैं, लेकिन हुआ ना। हम्म, वहाँ दूसरे तरीके का जो सिंघल साहब कह रहे थे कि हम्म, हाँ, उस तरीके से अब स्वरूप बदल चुका है, रोजगार हम्म, सृजन का तरीका बदल चुका है। अब हम्म। सिर्फ भारी उद्योग से आप चाहेंगे कि रोजगार सृजन हो और उसके सहारे चीजें बढ़े तो ये एक बहानेबाजी के तौर पर है। अब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से ज्यादा रोजगार सृजन हो रहा है सर और प्रियदर्शी उसका सर, महत्व मैं जब अब हम ज्यादा बढ़ा बात हुआ है। करते हैं, चूंकि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार अपने तरीके से लागू करेगी। मैं भी गांव से हूं और हम भी जुड़े हुए हैं, हम सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए होंगे। और ये हमारा एक्सपीरियंस पर्सनल है कि जब किसान के लिए पैसा आता है तो ठीक है, अकाउंट में आता है, अच्छा लगता है, 2,000 रुपये आ गया। वॉशरूम के लिए, लेटरिन के लिए पैसा आता है, 12,000 में बहुत बड़े स्तर पे बांटा मोदी सरकार ने। कितना लोगों ने बनवाया, कितना खा गए और क्या कैसे हुआ वो भी दिख रहा है। लेकिन जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, तो इन सब चीजों में एक चीज दिखता है कि ट्रेनिंग नहीं है, माहौल नहीं है। लोग भाग क्या रहे हैं? दिल्ली में कितनी सड़कों पे जब दिखता है कि यूपी बिहार के लोग, और दिल्ली का पूरे देश में हर जगह दिखता है। ऐसी स्थिति में पहली चीज तो ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि वो जरूरी है कि ऐसी ट्रेनिंग बिल्कुल चले, ऐसी पढ़ाई हो। न्यू एजुकेशन सिस्टम आया तो, लेकिन कितना लागू हो रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम करने वाला सिंगल विंडो सिस्टम करने वाला इंडस्ट्री के क्षेत्र में पहला राज्य अंकित भाई बिहार था। क्या असर हुआ? सिंगल विंडो हम्म, बहुत महत्वाकांक्षी योजना था नीतीश हम्म, कुमार की। क्या हुआ उसका सिंगल विंडो योजना का? हम्म, क्या फायदा ले पाए? कितने उद्योग लगे उस सिंगल विंडो से? नहीं लग हम्म, पाया। सरकार सिर्फ पॉलिसी के लेवल पर चीजों को करना चाहे तो संभव नहीं है। मानसिकता भी होनी चाहिए, लोगों की भी मानसिकता होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए। बिहार में आकर्षण ही नहीं रह गया है, इसीलिए लोग यहाँ नहीं जुड़ते हैं और इसमें सरकार हम्म, की कमी है। आप बिहार को हम्म, आकर्षक बनाइए, वो आकर्षक आप नहीं बना पाए हैं। मैं कहता हूं अंकित भाई कि बिहार में कोई उद्योगपति आना भी चाहे तो हम्म, कैसे आएगा? हम्म, बिहार में तो कोई शहर ही नहीं है बेसिक सुविधाओं से भरा पूरा जहाँ ठीक तरीके से रहा जा सके। हम्म, बाहर का व्यक्ति जिन सुख सुविधाओं में रहा है, जिस माहौल में रहा है, यहाँ हम्म, आएगा तो रह पाएगा क्या? और हम्म। उद्योग लगाने उद्योगपति आएगा तो बिहार में कम से कम कुछ दिन तो रहेगा। ठीक नए है सर। सेट्स के साथ आएगा, उसके साथ कुछ लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम्म, उद्योग लगाएगा तो सिर्फ आप ही के यहाँ के लोग होंगे, उसमें बाहरी लोग भी होंगे। हम्म, वो लोग भी आएंगे तो उनके लिए क्या आपके पास माहौल है? क्या वैसे बिल्कुल। शहर हैं, हम्म, उत्तम शहर हैं जहां पर हम्म। आप बाहरी लोगों को बसा सके, रख सकें? फैजान या सर के बिहार की पास राजधानी पटना में? मैं चलता हूं सर, जी। काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर आप जब अपने पत्रकारिता का अनुभव या तो पुराने समय को देखते हैं तो हर बार ये चीज चर्चा होती है कि अब मिलों की बात करते हैं हम, आज इतने सालों बाद हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं। अंग्रेजों ने इतनी सारी मिलें लगा के चले गए, चंपारण, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गन्ना की खेती जमकर, और उसके अलावा चीनी मिल। अब अभी हम देखें कि जब हम नोएडा में हैं, तुम्हारे नोएडा के आसपास के कुछ एरिया हैं जो पश्चिमी यूपी कहा जाता है, जो गन्ना से बहुत संपन्न है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय से अगर बिहार में गन्ना हो रहा है, उस वक्त से चीनी मिले हैं, कहाँ वो कमी दिखी जो कमी आज तक नहीं पूरी हो पाई? और अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, अभी भी हम बीमारू स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अब जब बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के रिश्तेदार, कोई पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो कोई मुंबई रह रहा है, कोई महाराष्ट्र रह रहा है, लोग प्लान कर रहे हैं, वो चैन बना हुआ है, उनके सारे भाग रहे हैं। कहाँ कमी हुई? अंकित जी, आप मुझे पुराने ज़माने की तरफ, पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि अंग्रेज़ों ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को दिया। वो इंडस्ट्री के सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, रेलवे के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर, हर जी। सेक्टर में अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को दिया। और हम्म, आज तक, अभी तक हम लोग उस पर बहुत गर्व भी कर रहे हैं, उसको हम्म। यूज़ भी कर रहे हैं और उसमें लगता है कि भाई हमारे यहाँ देखिए कितना डेवलपमेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
कहीं न कहीं प्लानिंग में हो या इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए स्कीमें तो बहुत बनी, हर सरकार ने बनाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आरजेडी या आप जेडीयू की सरकार रहे, प्लान स्कीम तो बनी है, लेकिन अच्छी तरह प्लानिंग नहीं हुई और इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत कमी रही, जिसकी वजह से जो कुछ भी अगर सोचा गया सरकार के स्तर से, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए कल की बात अगर हम करें कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग में बहुत बड़े पैमाने पर जो एक तो 1 करोड़ रोजगार देने की बात रोजगार। है, उसके अलावा और भी बहुत से स्कीमें हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। देखिए अगर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ हो और प्लानिंग सही हो, तो रियली में इसको कहा जाएगा कि बिहार का ये टर्न अराउंड हो सकता है। अब देखिए इसमें जो अ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना एक स्टेटमेंट दिया है इस पे अगले 5 वर्षों यानी 2025-30 में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रखा है। राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। सभी बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठन कर दी गई है। ये मुख्यमंत्री का बयान है। लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा ट्रैक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए ये भी देखिए एक कमेटी बनाई गई है, किसके अंडर में? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। जी। तीसरा देखिए एक वैश्विक बैक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क्स प्लेस के रूप में अगले जी। आवाज शायद में नेटवर्क स्थापित करने के हाँ। उद्देश्य से अंडर द लीडरशिप ऑफ मुख्य सचिव, चीफ प्रत्यय अमृत सेक्रेटरी जी के। के हाँ एक और देखिए लीडरशिप में है। राज्य के प्रतिभाशाली उद्यमियों स्टार्टअप और अन्य न्यू एज इकोनॉमी क्षेत्र में रोजगार उनकी गतिविधि से प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, यानी देखिए जितनी भी स्कीमें कल बनाई गई या कल जिनका कैबिनेट में जिनको अप्रूवल दिया गया, सारी की सारी जिम्मेदारी एक पदाधिकारी के कंधों पर डाली गई है। एक पदाधिकारी यानी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अंदर। ये सही है कि प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री के बहुत ही ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट हैं पिछले 20 सालों से, और बहुत ही अहम जिम्मेदारियां उनको दी गई। और ये भी सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रत्यय अमृत ने अपनी पूरी मेहनत, लगन और सच्ची निष्ठा के साथ उस सभी वो योजनाओं को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में रही हो, चाहे रोड सेक्टर में, ब्रिज सेक्टर में, पावर सेक्टर में, जहां-जहां भी उनको रखा गया सब जगह उन्होंने काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही सोच समझ के सारा डिपार्टमेंट यानी जितने भी कल के जो फैसले हैं उनकी बस जिम्मेदारी मुख्य सचिव के सर के कंधों पर डाली गई है। उनकी अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं। अब वो ये उन कमेटियों का कार्य है। इसके लिए मुझे जो सुनने में जो आया है कि मुख्य सचिव अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बाहर से लोगों को भी ला रहे हैं, या यहाँ के जो अच्छे टैलेंटेड लोग थे बाहर में हैं, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री ने इस बात का पूरा भरोसा बिल्कुल जताया है एक विशेष व्यक्ति पर या एक पदाधिकारी पर, और उनकी क्षमता को इस्तेमाल किया जाएगा आगे के जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो ठीक है कि कर्जे में बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। एक भी कर्ज को जो डूबा हुआ है वो एक रात में, एक दिन में इसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये कर्ज कोई आज का नहीं है, बीसों बरस पहले से या उसके पहले से शायद चला आ रहा होगा। आज भी 2 लाख 80 करोड़ का जो आप बता रहे हैं कि बिहार पर ये एक्सेस है, और ये जो नई-नई वो प्लानिंग जो हो रही हैं, या जो भी महिलाओं को 10,000 दिया गया और दिया जाएगा या 2 लाख भी देने की बात होगी, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे अच्छा लगा कि आकाश जिंदल जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है कि देखिए सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
वो सिर्फ सरकार पूरा नहीं करेगा, इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसमें हुँ, पीपीपी फैक्ट मोड में भी इसमें काम होंगे। तो ये हुँ, मुझे लगता है कि अगर ये 5 साल का एक हुँ, वर्कआउट किया गया है, एक ठीक। प्लान बनाया गया है, तो हुँ, इसको अगर निष्ठा होगी, अगर हुँ, पॉलिटिकल विल होगा और साथ हुँ, ही ब्यूरोक्रेटिक्स की जो भागीदारी और जो हुँ, मदद उनकी होनी चाहिए या जो उनका होना चाहिए, उसमें अगर होगा, तो ये मुझे लगता है कि इसको पूरा किया जा सकता है। अगर न भी पूरा किया जाए, तो अगर कुछ हिस्सा भी इसका पूरा अगर कर लिया जाएगा हाँ, एक 5 साल के प्रयास तो अंदर में, तो कम से कम सरकार को कहने को और जनता को ये देखने को मिल जाएगा कि सरकार ने हुँ, हमसे जो वादे किए थे, वो पूरा करने की कोशिश ठीक, कर रहा ठीक सर, थैंक यू। जो बिहार है फिलहाल पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच से ही सब कुछ चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जो प्रयास अब ठीक है, आपने कहा कि एक अधिकारी पे भरोसा जताया और अधिकारी वो कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ देखना चाहिए। मैं रामबंधु जी से के पास जाऊँगा कि रामबंधु जी, जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बार जो भी विल पावर है और हम कहें कि बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है सरकार की, कोई इधर उधर भागने नहीं जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कोई भी अकेले सरकार बनाने की उतनी स्थिति में है नहीं, केंद्र स्टेट पे निर्भर है और स्टेट केंद्र पे निर्भर है। ऐसी तमाम स्थितियों में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक अपने अगले रास्ते की ओर अब चल रहे हैं, या बिहार में जो सरकार अगले रास्ते में कि बिजली पे काम कर लिया, प्रशासन पे काम कर लिया, एजुकेशन के लिए कुछ हद तक चीज़ों को सुधार लिया, अब रोजगार पे काम करने का समय, और ये जो 5 साल का टेन्योर है, ये जो काम करने का जो कार्यकाल है, इसमें रोजगार पे ही ज़्यादा फोकस होगा? देखिए अंकित जी, ये जो योजनाओं की बात अभी यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर हुँ, इसमें नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे कितनी दिलचस्पी रखते हैं और हुँ, बीजेपी हुँ, बिहार में जो चुनाव में जो अपना वादा की है, इसके हुँ, प्रति वो कितना जवाबदेह है। हुँ, इससे ही तय होगा कि इस इन वादों का भविष्य क्या है। अगर हुँ, फैजान सर ने जो अभी विश्लेषण किया, अगर ये वाक़ई में प्रत्यय अमृत जैसे एक अधिकारी के कंधे पे है, तब तो समझ हुँ, लिए हो गया। क्योंकि जब वो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव थे, तो उस समय हुँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति अपने 7वें आसमान पे था। लेकिन हुँ, अगर वास्तव में बीजेपी और नीतीश कुमार ये चाहती है कि जो वो 1 करोड़ रोज़गार देने का जो वादा है, वो पूरा करें, तो हुँ, संभव है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है, वो वही है कि वो उनकी इच्छा शक्ति कैसी है और हमारे राज्य की वास्तव में जो बुनियादी सुविधाएँ वो कैसी हैं। देखिए, कल प्रत्यय अमृत धराधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बोल रहे थे कि हुँ, सभी बंद पड़े चीनी मिलों को वो फिर से शुरू करेंगे। लगभग हुँ, अगर मैं ठीक हूँ तो 27 के आस-पास चीनी मिलें बंद हैं, उसको फिर से शुरू करेंगे। इतने हुँ, गन्ने कहाँ से आएँगे? यहाँ पे 2017-18 में 20 मिलियन टन गन्ना का उत्पादन होता था, जो 23-24 में घट करके मात्र 11 मिलियन टन हो गया है। 41% के आसपास गन्ने का उत्पादन में कमी हुई है। तो उतने गन्ने आएँगे कहाँ कि उन मिलों में चले हुँ, जाएँ। आप अगर कोई उद्योग लगाते हैं, आप उतना पानी कहाँ से लाएँगे? मगध के क्षेत्रों में, भूमिगत जल हुँ, में कितना आप उधर उत्तर बिहार की बात छोड़ दीजिए। पिछली साल मगध के क्षेत्रों में भी, गया में भी तो पिछले कई सालों से गर्मी के दिनों में भूमिगत जल की कमी होती थी। इस बार तो पटना जिला में, पटना के जो हुँ, खेतिहर इलाके हैं, यानी गंगा से थोड़ा-सा ही दूर, जो नवतपुर हुँ, विक्रम का इलाका है, अब एक तरफ गंगा है, एक तरफ पुनपुन है और उस जगह पे भी भूमिगत जल की इतनी कमी हो गई कि वहाँ हुँ, पेयजल की संकट हो गई। धान की खेती हुँ, करना तो छोड़ दीजिए। तो बिहार में वो हुँ, कहाँ से पानी लाएँगे? आप हुँ, उतना बिजली क्या वास्तव में बिहार सरकार के पास है? आप हर सुविधाओं की तुलना 2005 की पहले वाली सरकार से कर रहे हैं। 2005 से पहली वाली सरकार को कर करके आप किसी भी निवेशक को कितना आकर्षित कर पाएँगे? इसलिए हुँ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि क्या हुँ, बिहार वास्तव में लोगों को, अपने निवेशकों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए कितना तैयार है? वो आएँगे तो हुँ, समझेंगे कि बिहार कितना तैयार है। और हुँ, उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में क्या बदलाव हुआ है? ठीक है हुँ, कि यूपी में भी कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, वहाँ समाजवादी पार्टी के बाद एक नई सरकार आई थी। बिहार में हुँ, तो वही सरकार है, जो पिछले 20 साल की है। हमें कैसे हुँ, भूल सकते हैं कि अभी 6-7 महीने पहले ही यहाँ 30 दिन में 33 हत्याएँ हुई थी। उस समय तो हुँ, बिहार में जो दशकों से रोजगार करने वाले व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, वो बोलते थे कि बिहार से बाहर चला जाना। अब हमको हुँ, चला इस तरह का जो माहौल है कि हम बिहार से बाहर हुँ, ना चले जाएँ। तो ये हुँ, बहुत ज़रूरी है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, कानून हुँ, व्यवस्था को
क्या वो हमेशा कंट्रोल में रखेगी? जो बुनियादी सुविधाओं का दावा करती है, वो वास्तव में कितना है? क्या उद्योगपतियों को रिझा पाएगी? और ठीक। इसके बाद की बात है कि हम कितना आगे बढ़ेंगे। ये बात हुँ, बिल्कुल सही है कि जब तक हुँ, हम उद्योग धंधे नहीं बना पाएँगे, तब तक हुँ, रोज़गार नहीं दे पाएँगे। लेकिन हुँ, उद्योग धंधे के राह में अभी चुनौती है, मुझे ऐसा हुँ, लगता है। ठीक। मुझे तो ऐसा लगता है कि हुँ, जो सरकार अभी 2 लाख रुपए देने का वादा की है महिलाओं को, जिसमें हुँ, जिसकी पहली किस्त 10,000 के रूप में वो दे चुकी है, अगर इसी हुँ, को ईमानदारी पूर्वक दे दे और साथ ही हुँ, साथ कोई गाइडलाइन दे कि स्वरोज़गार में इसका कैसे उपयोग हो, तो मुझे लगता है कि गरीब तबके और लोअर मिडिल क्लास में भी जो बेरोज़गारी की समस्या है, वो काफ़ी हुँ, हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो एक ही ठीक, योजनाओं को ठीक। अगर ईमानदारी से कर दे, तो मुझे लगता हुँ, है कि बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ये बात हुँ, बिल्कुल सच है कि आप बड़े हुँ, फैक्ट्रियों को ला करके और रोज़गार बढ़ाने और बेरोज़गारी दूर करने का जो वादा कर रहे हैं, वो एक हुँ, छलावा के ही समान है। आपको कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, लोगों को हुँ, स्वरोज़गार की ओर प्रेरित करना ही पड़ेगा। हुँ, स्वरोज़गार की ओर प्रेरित करने के लिए एक जो हुँ, बैंक जो लोन देती है, इसको हुँ, सुविधाजनक बनाना बहुत आवश्यक है। मैं एक हुँ, आपको उदाहरण देता हूँ कि हुँ, केंद्र सरकार ने जब हुँ, 2014 में आई थी केंद्र सरकार, तो हुँ, कई राज्यों में उन्होंने सोलर से संबंधित एक नीति बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने छत के ऊपर भी सोलर पैनल लगाए और अपने हुँ, उपयोग से सरप्लस जो बिजली पैदा करे, वो हुँ, सरकार को बेच दे और वो हुँ, प्रति यूनिट की दर से वो पैसा ले। लेकिन इसमें एक इससे लिपटी हुई बात ये थी कि इसके लिए हुँ, बैंक लोन देगा। व्यावहारिक हुँ, तौर पे कोई बैंक इतनी आसानी से लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो जो हुँ, लोन नहीं, जो सब्सिडी, माफ़ कीजिएगा, बैंक हुँ, सब्सिडी देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। सब्सिडी तो देती है। हाँ, घरेलू उपयोग के लिए बैंक इतनी आसानी से सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बैंक हुँ, का जो ऋण है, कानून जो व्यवस्था है, बुनियादी सुविधाएँ हैं, ये एक हुँ, ऐसी चीज़ है जहाँ के आके सारे रोज़गार धंधे का जितने भी ठीक दावे से, हैं, ठीक, वो फँस जाती ठीक। है। तो जी, इसलिए जी। देखने वाली बात होगी कि आने हुँ, वाली सरकार इन चीज़ों के प्रति जो जो बुनियादी हुँ, चीज़ें हैं, इनके प्रति कितनी जवाबदेह है। अगर हुँ, ऐसा हो, तो हो सकता है कि हुँ, जो भी वादे हुँ, किए हों, अगर आप 1 करोड़ ना दे पाएँ, अगर आप इस तरह का बिज़नेस और उद्योग धंधे बढ़ा पाएँ कि कम से कम उस दौर में वो बिहार पैर तो रख पाए। आज बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन बिहार कम से कम इंडस्ट्री वाले हुँ, राज्यों की सूची में तो आ जाए, तो ये बेहतर होगा। ठीक से, ठीक, जी। ठीक। अ, अरे प्रियदर्शी सर हैं, प्रियदर्शी जी। मुझे लगता है शायद फैज़ान जी चले गए हैं। अ, चूँकि जब हम बात कर रहे हैं कि रोज़गार की बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, लघु उद्योग की, तो ये बात आपने पिछली बार भी कहा और ये बात बहुत ही सही भी है एक हद तक, कि बड़ी संख्या में जब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हो, लोग अपने घरों में कुछ न कुछ रोज़गार करें, तो इससे तो एक चीज़ तो ये होता है कि बड़े स्तर पे एक माहौल बनता है, घर-घर में चीज़ें बनती हैं और लोग रुकते हैं, पलायन कम होता है। प्लस हर जगह से पैसा मार्केट में आता है, बूम करता है। लेकिन सरकार का जो प्रयास है, जो जागरूकता है उस लेवल पे, उसमें कमी दिखती है। वाक़ई में जब बैंक से जाते हैं आदमी, बैंक से चाहे आप केसीसी लेने जाएँ, तब देखिए कितनी दिक्कत होती है। चाहे पशुपालन के लिए लेने जाएँ बैंक से, तब भी दिक्कत होती है। फिर आप और भी जो चीज़ें हैं, तो योजनाओं का जो इम्प्लीमेंट है, वो कैसे सरकार कर रही है? तो बिहार के लिए क्या आपको लगता है कि ये चुनौतियाँ हैं, या आपको लगता है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पहले की तुलना में सरल हुई हैं चीज़ें और होती दिख रही हैं, आने वाले 5 सालों में और बदलाव हो सकता है? देखिए, बिहार में नेचुरल ग्रोथ है और हर चीज़ बहुत नेचुरल तरीके से चल रहा है। सरकार एफर्ट हुँ, ही नहीं डाल रही है, या एफर्ट डाल रही है तो फलाफल उसके हिसाब से नहीं आया है, कहने में कोई हुँ, गुरेज नहीं है। इंडस्ट्री के मामले में बिहार ने तमाम प्रयास किए हैं। मुझे हुँ, ठीक तरीके से याद है कि नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय मैट्रिक में एग्ज़ाम दे रहा था मैं, दिया था, हुँ, तो ताज़ा-ताज़ा यादें हैं कि हुँ, उस दौरान भी नीतीश कुमार की सरकार ने इसी तरीके से उद्योग लगाने का बिहार में प्रयास किया था। बड़ा जी, सबमिट किया गया था होटल चा हुँ, ये गांधी हुँ, मैदान के पास कौन-सा है? होटल मौर्या में। होटल हुँ, मौर्या में बड़ा-सा किया गया था। यहाँ पर मुकेश अंबानी भी नीतीश कुमार से मिलने आए थे जनाब। हुँ, बड़े-बड़े उद्योगपति मिलने आए थे नीतीश कुमार से। हुँ, लेकिन फलाफल उस तरीके से नहीं आया, जिस तरीके से हुँ, आना चाहिए था। ये जो प्रयास है, मैं हुँ, मानता हूँ कि नीतीश 2 का ये कार्य होगा। ये दूसरे हुँ, नीतीश कुमार हैं, जो इस तरीके से प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा हुँ, स्पष्ट मत है, अभी भी मैं मानता हूँ कि सिर्फ़ उद्योग लगा कर के आप हुँ, रोज़गार सृजन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुँ, होता तो अंग्रेज़ क्या बुरे थे? और फिर हुँ, ये देश अंग्रेज़ों के ज़माने में बदहाल क्यों था? अंग्रेज़ों हुँ, ने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगाई ना।
बड़े बड़े उद्योग लगाए ना, हम्म, लेकिन उससे लाभ बहुत लोगों को नहीं होता था। चाइना का हम्म, मॉडल को फॉलो करने की जरूरत है इस मामले में। हम्म, चीन ने क्या किया है ना, हम्म, डिसेंट्रलाइज पॉलिसी रखा है इंडस्ट्री के मामले में कि एक बड़ा हम्म, इंडस्ट्री ठीक है, उसके इर्द गिर्द में छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाते हैं। एक क्लस्टर बनाया जाता है जिसमें छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग बनाए जाते हैं, जहां से हम्म, बड़े इंडस्ट्री को सप्लाई दिया जाता है। तो हम्म, एक बड़ा इंडस्ट्री और उसके इर्द गिर्द कई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये जब हम्म, चेन बनेगा तब जाकर के बड़े पैमाने पर आप रोजगार सृजन कर पाएंगे, इस तरीके से कर हम्म, पाएंगे। और बिहार, मैं एक चीज रखना चाहूंगा अंकित भाई, बहुत बड़ा पॉइंट हम्म, है कि हम्म, 70% आज भी बिहार की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, करीब करीब। लेकिन हम्म, आपके यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है क्या कृषि के नहीं है, क्षेत्र में? नहीं बिल्कुल। है। आप किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं एग्रीकल्चर से, प्रोडक्ट से? आपके यहाँ से मध होता है, मुजफ्फरपुर से हम्म, चला जाता है, उसका रिपैकेजिंग बनारस में होता है और फिर बिहार में आता है बिकने के लिए। जो स्थिति अंग्रेज काल में पूरे भारत का था, वही स्थिति लोकतंत्र में बिहार का है। मतलब बिहार आप कहना सिर्फ और चाहते हैं सिर्फ कि जो चीजें उपलब्ध हैं उस पे तो आप काम कर नहीं रहे हो और नए आप बड़े बड़े चैलेंजेस लेने की बात कर रहे हो। जो चीजें हैं आपको पहले उसमें कुछ बूस्ट करो और ये है कि नई बिहार चीजें कहीं हो बनाओ सकता है कृषि अंकित पे। भाई, अंकित भाई, अंकित हम्म, भाई, बिहार सबसे बढ़िया कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे उर्वर भूमि कहीं की है, तो उसमें आप बिहार हम्म, का रख सकते हैं, जहाँ किसी भी तरीके की आप खेती कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कुछ हो सकता है। मखाना ही देखिए ना, इतना महंगा प्रोडक्ट है, बिहार में होता है, उसको और फैला दीजिए। ये 4 जिलों में है और देश का 80% सप्लाई अकेले मखाना करता है। आपके यहाँ हल्दी है, हल्दी से करक्यूमिन निकलता है, abstract करके। हल्दी का कीमत 40 रुपए केजी मार्केट में और करक्यूमिन का कीमत 5,000 रुपए केजी। अब्स्ट्रैक्ट होता है क्या? आपके पास पूसा यूनिवर्सिटी है जहां से तमाम रिसर्च होते हैं और बाहर आंध्रा में चला जाता है वो रिसर्च। वहां के किसान फायदा ले रहे हैं, बिहार के किसान उस तरीके से फायदा नहीं ले पा रहे हैं। गन्ना की बात हो रही है, हो गया गन्ना। आप हम्म, जब उद्योग हम्म, लगाएंगे तो पहले अगर 27 चल रहे थे हम्म, फैक्ट्रियां, आज भी 27 फैक्ट्रियां चलेंगी, आज भी गन्ना का उत्पादन होगा। गन्ना उत्पादन के लिए बिहार की भूमि श्रेष्ठ भूमियों में से एक है, लेकिन एक पॉलिसी के तरह तहत बर्बाद किया गया। और हम्म, बड़े स्तर पर, मैं एक बात, फैजान साहब शायद चले गए, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने के बाद भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने में बिहार में बरौनी और बोकारो बना था ना। झारखंड में अब तमाम शहर चले गए हैं, बड़े बड़े शहरों का डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने में विकास हुआ ना। 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बिहार में अधिकतम इंडस्ट्री लगा, आज भी हम्म, वही है बिहार और झारखंड में, जो डॉक्टर श्री हम्म, कृष्ण सिंह के जमाने में लगा था। उस समय हम्म, पशुपालन डेयरी को लेकर के जो काम हुआ, आज नहीं हो पाया, उसके बाद की हम्म, सरकारों ने नहीं किया। उदारीकरण के दौर के बाद बिहार को जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। रेल समानीकरण के नीति में पहले बिहार को उलझाया गया कि इससे बिहार को घाटा हुआ, फिर इसके हम्म, बाद कहे कि यहाँ पर जियोग्राफिकली कंडीशन नहीं है, इससे बिहार को घाटा हुआ। अरे भैया, रेल समानीकरण और जियोग्राफिकल कंडीशन दोनों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने में था, लेकिन आप 2 पंचवर्षीय योजनाओं को उठा करके देख लीजिए, बिहार का इतिहास पता चल जाएगा कि टॉप 5 स्टेट में बिहार था। ऐसा क्यों था? बिल्कुल। चर्चा तो करना पड़ेगा ये और बात चर्चा बात बिना किए जी। और सिर्फ ये तारीफ तारीफ की बात करने से कुछ होता नहीं है। और जब विमर्श होता है तभी चीजें निकल के आती हैं। आखिरी एक प्रतिक्रिया राम बंधु जी से ले लूंगा क्योंकि इतना अब वो सुन रहे हैं तो कुछ हो सकता है उनके पास भी कंटेंट नया नया आदमी के दिमाग में आ जाता है कि यार ये भी बोलना था। तो इसमें मैं एक चीज और जोड़ के राम बंधु जी की कई बार हम देखते हैं वीडियोस देखते हैं कि विदेश से लड़का आईआईटीएन बड़ा इंजीनियर आया और बिहार में ये काम कर रहा है, पैसा पैदा कर रहा है। पता चला दो लड़के ये इकट्ठे होके ये प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा कर लिए, ये चीजें करके अपना इतना करोड़ रुपए का बिजनेस तैयार कर लिए। और भी कई चीजें हैं। तो जब इन चीजों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार इसमें क्यों नहीं कूदती है। अगर सरकार ही कूद जाए तो हम जब 20 साल से जो चीजें कर रहे हैं और मंत्रालय और पैसे कमी नहीं। नीतीश कुमार अगर ये कहें कि हमारा लक्ष्य अभी ये था कि हम कानून पे काम कर लें, इस पे काम कर लें, इसको कर लें, इसके बाद अब अगले 5 सालों में हम इस पे काम करेंगे, ऐसी चीजें तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इन सब चीजों के तहत एक बड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी खुद कहते हैं और हमारे पुराने तमाम नेता कह चुके हैं कि जो स्वदेशी है, अपने ही देश में इतनी चीजें हैं कि उसको ही ठीक कर लो तो कल्याण हो जाएगा। जी निश्चित तौर पे अ, अगर सरकार ये देखे कि बिहार में क्या खासियत है, यहाँ अगर एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो जैसे मखाना है, लीची है, केला है, हम लोग के हम्म, यहाँ धान भी है, तो इसका इसका क्या उपयोग हो सकता है? लेकिन ये तब हम्म, है ना कि जब ये सरकार चाहे।
कि हम उत्पादन दर में वृद्धि करें और यहाँ पे हम छोटे स्तर के कुटीर उद्योग के रूप में हो या बड़े उद्योग के रूप में हो, हम इंडस्ट्री लगाएं। सिर्फ ये कॉलम पूरा करना कि हमने जीडीपी इतना बढ़ा दिया, हमने इतने इन्वेस्टर को बुला दिया, इस कॉलम पूरा करने से वाकई में तो उद्योग धंधे में विकास नहीं हो सकता है। और आप अगर देखिए, बड़े आए, बाहर से पढ़ के आए, आईआईटीएन पढ़ के आए, देश विदेश से पढ़ के आए, वो आते हैं, उनके पास सूचना होती है, ज्ञान होता है, वो नए तकनीकों से आते हैं और सारा जो भी चीजें चाहिए वो अपने बदौलत तो लेके आते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं, लाभ कमाते हैं। लेकिन आप इसको व्यापक पैमाने पे तो सरकार ले जा सकती है, सरकार ही सहयोग कर सकती है। सरकार ऋण की सुविधा बैंकों के साथ तालमेल करवाएं, उनको बुनियादी सुविधाएं दियाएं, कानून व्यवस्था ठीक है। करें। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था एक ऐसा है, आप अगर कोई व्यक्ति बिहार में कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपने बदौलत बिना किसी सरकारी ऋण के 20-30 लाख रुपया लगा के कोई छोटा सा काम करें, तो उन्हें डर होता है कि उन्हें अगर वो उनका काम चल गया, अगर मेरी दुकान चल गई, तो फिर हमें आगे हम सरकार को टैक्स, इनकम टैक्स दे ना दी, हमको रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारा जो एक माहौल बन चुका है, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नई सरकार नहीं है, ये वही पुरानी सरकार है, 20 साल से वही सरकार है, वही मंत्री हैं, वही चेहरे हैं। तो उस धारणा को अगर ये सरकार तोड़ देगी, तो निश्चित तौर पे वो बढ़ सकता है वो उद्योग। बहुत सारे ठीक। स्वरोजगार के आएँगे, बहुत सारे लोग अपने बलबूते आएँगे, लेकिन सरकार को जो बसी-बसाई धारणा है लोगों के मन में, उसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए, सरकार बनी है और 3 से 4 मर्डर हो गए, एक दिन में 3 मर्डर हो गई, एक अलग मर्डर कदमकुआं क्षेत्र में हो गया। तो ये ज इस तरीके से सरकार को एक नए कलेवर में आना पड़ेगा, नया मैसेज देना पड़ेगा। सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएँगे, मुख्य सचिव आ जाएँ और घोषणा कर दें, इससे क्या होता है? ठीक है। जी। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब हम बात करते हैं तो हमको, जब हम विदेशों को देखते हैं, कुछ देश जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें देखते हैं, हम फिल्में, जब हॉलीवुड फिल्में देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि गांव में, बाकायदे गांव में बढ़िया घर है और गांव से बच्चे निकल रहे हैं, अच्छी सड़कें हैं और पास में स्कूल है और बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं और मॉल वगैरह है गांव के आसपास में, 1-2 गांव के बीच में कोई मॉल है, उसमें शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो पलायन का ये जो दर्द है, जब हमको अगर कुछ भी करना हो तो हम शहर में किराए का कमरा ही लेंगे, और हमको अगर घर भी लेना है तो यहाँ के महंगे महंगे फ्लैट में लेना है, और मजबूरी है क्योंकि गांव में रोजगार है ही नहीं, स्कूल है ही नहीं, बच्चे ही नहीं है। ये बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि भारत उस दिशा में आगे जा रहा है, क्या होता है आगे देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामबंधु सर, और आपको भी प्रियदर्शी सर जुड़ने के लिए, आगे बात करते रहेंगे। तो फिलहाल हमने बात किया और तमाम चीज़ें निकल कर आई, जिसमें एक चीज़ तो ये है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार अगर उस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो फिर ठीक है, नए औद्योगिक क्लस्टर, पुराने क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की योजना, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करना, स्टार्टअप नीति में संशोधन, युवा उद्यमियों को सहायता, ये जितनी चीज़ें हैं, और फाइनली 1 करोड़ लोगों को रोजगार, ये चीज़ें सब कुछ कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आपका प्रयास उस दिशा में होना चाहिए। अब मीडियाबाजी, हवाबाजी और प्रचार प्रसार से इतर ये चीज़ें जमीन पर दिखें। अगर आपके गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, आपके गांव-गांव में अधिकारी हैं, वो लगें और उस स्तर पे काम करें। ऐसे संगठन हो जो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए काम करें, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए काम करें, कि जो पैसा जा रहा है जीविका दीदियों को, वो काम भी हो रहा है या फिर वो सिर्फ चुनाव में फायदे के लिए हो रहा है। इन सब चीज़ों पे निगाहें होनी चाहिए और ऐसा समावेशी माहौल भी होना चाहिए जिस माहौल में आके दूसरे देशों की कंपनियां या कम से कम अपने देश की कंपनियां तो काम कर ही सकें, जो बिहार के लिए बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। इन विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, प्रतिक्रिया दर्ज कराते रहिए। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।